मैं लुंडा बाजार से पुराना कोट खरीद लाया क्योंकि मेरे पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। घर आकर जब मैंने कोट पहना तो जिस्म में चुभन सी महसूस हुई। मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब में कागज़ मौजूद था। मैंने वो कागज़ निकाला। वो तो एक वसीयत का कागजात था। उसमें मालिक का नाम पढ़कर मेरा दिमाग घूम गया था। मैं भागता हुआ उस एड्रेस पर गया जो कागज़ पर लिखा हुआ था, और दरवाज़ा खुला तो सामने वो इंसान खड़ा था जिसने मुझे नौकरी से निकाला था। उसने मुझे देखा तो मेरे कदमों में गिर गया, क्योंकि मेरा नाम वरुण है। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा किराए का घर था। घर भी ऐसा था कि रहने के काबिल नहीं। कोई भी आम इंसान इसको रहने के काबिल नहीं समझ सकता। अगर कोई फकीर भी होता तो इस घर में रहने से इनकार कर देता। उसकी दीवारें टूटी हुई थी, बस कमरे में दरवाज़ा था, बाकी सब खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे हम सड़क पर रह रहे हों। किचन भी सामने ही बनाया हुआ था। लोग रोज आते जाते रास्ते में देखते थे। मेरी पत्नी बेचारी अच्छे से दुपट्टा ओढ़कर खुद को ढककर काम किया करती थी, ताकि लोगों की नज़र उस पर ना पड़े। रात को जब अंधेरा होता, हम कमरे के अंदर चले जाते और चुपचाप सो जाते। मैं हमेशा सोचता था, अगर किसी की नौकरी भी चली जाए तो उस पर क्या बीतती है। मेरा मालिक, मैं जिसके पास काम करता था, वो बहुत ही बड़ा आदमी था। उसकी फैक्ट्री भी बहुत बड़ी थी, घर बहुत बड़ा था। मैं उसकी फैक्ट्री में चाय बनाने का काम किया करता था। हर दिन 1000 लोग आते जाते थे और सबके लिए चाय बनानी पड़ती थी, लेकिन वो मुझे बहुत कम पैसे देता था। पिछले 6 महीने से ही मैं उससे कह रहा था कि मेरे पैसे बढ़ा दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी मैं पैसे बढ़ाने की बात करता तो वो मेरी तसल्ली के लिए कहता था कि मैं बढ़ा दूंगा। एक दिन मैं उनकी बातों से तंग आकर परेशान हो गया था, इसलिए मैंने उनसे जाकर सीधा बोल दिया कि साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई नहीं है, बस एक ऊपर वाला है, और नीचे आप, प्लीज़ मेरी मदद करें। उसने देखा और बोला कि यार, तूने इतनी छोटी सी बात का तमाशा बना दिया है, बार बार एक ही बात को कहता रहता है। फिर उसने साफ तौर पर मुझे नौकरी से निकाल दिया। उस दिन मेरा दिल बहुत टूटा था। मैं सोच रहा था कि अपने बच्चों को अब मैं क्या खिलाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल लम्हा था, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर मैंने घर आकर अपनी पत्नी को ये बात बताई ही नहीं थी कि मेरी नौकरी चली गई है। 2 दिन तक मैं उससे बात छुपाकर फिरता रहा। मैं काम के वक्त में बाहर जाता, फिर घर आकर वापस बच्चों के साथ सारा दिन कमरे में बैठा रहता। मेरी पत्नी मेरे बच्चों की देखभाल करती और मैं सोचता कि अब हमें कहाँ से पैसे मिलेंगे। लेकिन फिर पत्नियां भी ऐसी होती हैं जिसको जल्दी ही सब पता चल जाता है, जिस वजह से वो बहुत परेशान हुई। उसकी आंखों में डर और उदासी थी। उसने मेरे हाथ पकड़े और कहा कि अब हम क्या करेंगे वरुण? हम अपने बेटे को स्कूल भेजने के बारे में सोच रहे थे कि इसकी पढ़ाई शुरू की जाए। पहले ही वो 2 साल लेट हो गया है, लेकिन अब हमारे हाथ में पैसे ही नहीं थे। यूनिफॉर्म कैसे लेंगे, बैग किताबें कहाँ से ली जाएंगी? स्कूल में भी एडमिशन लेने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसे चाहिए ही होते हैं। और ये सब देखकर मेरी पत्नी का चेहरा बेचैन लग रहा था। मैंने उसको तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन खुद फिर दिल ही दिल में परेशान था। ऐसा लग रहा था कि बस बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ऊपर से सर्दियों का मौसम भी शुरू हो गया था और हमारे घर के हालात पहले ही सबके सामने थे। सर्दी में घर ऐसा लगता था कि जैसे हम फ्रिज के अंदर बैठे हुए हैं। रात को बिस्तर के अंदर लेटते तो ठंड की वजह से नींद भी नहीं आती थी। मैं सोचता था कि अगर बच्चे बीमार हो गए तो क्या होगा। पत्नी ने मुझसे कहा कि कुछ पैसे हैं तो बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ खरीद लो, जैकेट वगैरह। हाथ पैर चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ करना था। इसलिए मैं बाजार की तरफ चल पड़ा, जहाँ सस्ता सामान मिलता था। मुझे पता चला था कि वहाँ सामान सस्ता मिला करता है, इसलिए मैं वहीं पर चला गया था। आजकल वहाँ पर भी बड़े महंगे महंगे कपड़े आए हुए थे। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैंने अपने बच्चों के लिए 2-4 स्वेटर ले लिए थे और अपने लिए एक पुरानी सी जैकेट ले ली, और वहाँ से मैंने एक पैंट भी खरीद ली थी, लेकिन अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। पर मेरे लिए यही काफ़ी था कि मैंने इसे खरीद लिया था। फिर मैं वापसी पर उस जगह से गुजरा जहाँ फैक्ट्री थी। वहाँ कभी मैं काम किया करता था। मैंने ध्यान से देखा। पहले मुझे कम से कम इतना तो पता होता था कि महीने के महीने पैसे मिल जाएंगे, पर अब कोई आसरा नहीं था। इस आदमी ने मेरा रोजगार मुझसे छीन लिया। उसके पास इतना कुछ था, लेकिन उसने बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं किया। बस वो लम्हा था, फिर मेरे दिल से बद्दुआ निकलने लगी।
मेरे होठों से तो कुछ नहीं निकला, लेकिन दिल से बद्दुआ निकली थी। अब इस बद्दुआ का असर होने वाला था। मैंने वो जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन अंदर की तरफ से कोई चीज़ चुभ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैंने इतनी पुरानी जैकेट पहले कभी पहनी ही नहीं। उस वक्त ऐसा लग रहा था इसके अंदर से कोई चेन टूटी हुई है जो मुझे बार बार चुभ रहा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं घर आ गया। अगले दिन तो मुझे ज़्यादा ही तकलीफ देने लगी। मैं बाहर जाकर एक साइड पर बैठ गया और उसको चेक करने लगा कि ये आखिर क्या चीज़ है जो मुझे चुभ रही है। फिर मैंने देखा तो जैकेट के अंदर से कोई चीज़ सिली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हाथ से टाँके लगाए हों। एक बार को मैं सोचने लगा कि कहीं इसके अंदर डॉलर तो नहीं है, क्योंकि ये सब सामान बाहर के देश से आता है और क्या पता ऐसा भी हो कि कोई अंग्रेज़ इसमें अपने पैसे रखकर भूल गया हो। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि बेचने वाले चीज़ों को अच्छी तरह से चेक करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। बीच में से कुछ न कुछ मिलता ही होगा और उनको मिलता भी है जो वो अपने पास रख लेते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको सेकंड हैंड कपड़ों में से कुछ ऐसा मिला ही नहीं हो। मैं खुश हो गया। मैंने कहा कि 100 या $50 भी निकल आए तो मेरे काम आ जाएंगे। मैंने धागे की तरफ देखा, ऐसा लगा कि किसी बेचने वाले ने लगाए हैं। मतलब हल्के हाथ से धागा लगाया, किसी सुई से मोटे मोटे टांके लगाए गए थे। फिर मैंने उस चीज़ को बाहर निकाला तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि वहाँ पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि एक लंबा सा कागज़ था, जैसे किसी कचेरी या कोर्ट का कागज़ हो, और उसके ऊपर लैमिनेशन हुई हुई थी। और लैमिनेशन के प्लास्टिक का कोने का टुकड़ा था जो मुझे बार बार चुभ रहा था। उसका कोना बिल्कुल सुई की तरह हो गया था। मैं पढ़ा लिखा तो था ही, मुझे पढ़ना आता था। लैमिनेशन की वजह से कागज़ का टुकड़ा भी बिल्कुल ठीक था। मैं एक साइड में बैठ गया और ऊपर सब कुछ वही लिखा था जो स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा होता है। ये तो वसीयत है, किसी सुमित नाम के आदमी की वसीयत थी। उसमें लिखा था कि मेरा एक ही बेटा है, मेरा इस जगह पर घर है, बाजार में कई दुकानें हैं, बड़ी सी फैक्ट्री भी है, और इस तरह सारी डिटेल लिखी हुई थी। उसके पास जो कुछ भी था सबके बारे में लिखा था, और उसने लिखा था कि ये सब मैं उस आदमी के नाम करता हूँ जिसको ये वसीयत मिल गई है। अगर वो इसके नीचे अपना नाम लिख ले तो ये सब कुछ उसका हो जाएगा। मैंने ये सारे हक उस अनजान आदमी के हवाले कर दिए जिसको ये सब कुछ मिला। ये सब कुछ उसी का हो जाएगा। नीचे उसने अपना नाम पता भी लिखा हुआ था और वो इसी शहर में रहता था। उसने अपना फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। ये बात देखकर मैं फ़ौरन समझ गया कि अगर मैं कागज़ के नीचे अपना नाम लिख दूं तो ये सारा कुछ मेरा हो जाएगा। यहाँ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, घर, बंगले, दुकान, शहर में मौजूद दुकानों का किराया 40 से 50 हज़ार का होता था, क्योंकि जो दुकानें उस वसीयत में मौजूद थीं वो मेन जगह पर थीं। फैक्ट्री और ये घर भी अच्छी जगह बना हुआ था। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं? मेरे हाथ पांव कांपने लगे। बार बार मैं कागज़ को देखता रहा। बार बार मुझे लगा कि शायद कि मैं सपना तो नहीं देख रहा, जैसे अभी मेरी आंख खुल जाएगी। मैंने अभी किसी को कुछ नहीं बताया था और मैं चुपचाप करके घर वापस आ गया था। घर आया तो मेरी पत्नी घर के काम में लगी हुई थी। मैं कमरे में बैठ गया। उसको भी मैंने कुछ नहीं बताया था और फिर मैंने उसका लैमिनेशन हटाकर अपना साइन कर दिया। ऐसा लगा कि सच में मेरे साथ कुछ अजीब हो गया। अब ये तय था कि सारी चीज़ों का मालिक मैं ही था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने वो कागज़ दोबारा से तय किया, फिर जैकेट के अंदर रख लिया और कमरे से बाहर निकल गया। मेरी पत्नी चूल्हे के पास बैठी हुई रोटी बना रही थी। उसके हाथ आटे में सने हुए थे। उसके बाल में धुएं की खुशबू आ रही थी। मैंने उसको आवाज़ दी तो उसने घबराकर मेरी तरफ देखा। शायद उसे लगा कि कोई बुरा वक्त दोबारा से आ गया। मैंने उसको अपने पास बुलाया और धीरे से कहा कि एक अजीब सी बात हुई है मेरे साथ। ये सुनकर वो और भी परेशान हो गई। उसको लगा कि जैसे मैं कोई बुरी खबर देने वाला हूँ। जब मैंने उसको पूरी बात बताई कि जैकेट के अंदर से एक वसीयत निकली है, इसमें लिखा था जिस आदमी को ये वसीयत मिलेगी वो इन सारी चीज़ों का मालिक हो जाएगा, वो हैरानी से मुझे देखती रही। उसने आटा छोड़कर अपने हाथ साफ किए और वो मेरे पास बैठ गई और कुछ देर तक वो बोली ही नहीं। धीरे धीरे उसकी आंखों में खुशी की चमक उतरने लगी। उसने कहा, अगर ये सब कुछ सच है तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं, किराए के इस टूटे हुए घर से निकल सकते हैं। लेकिन इस खुशी के साथ साथ उसकी जुबान पर एक फिक्र भी थी। उसने कहा कि इतनी आसानी से कोई अपनी चीज़ एक अजनबी के नाम नहीं कर सकता।
पहले आप पता तो करें कि ये इंसान कौन है। मैंने उसकी बात को सही समझा। मैंने फौरन पेपर पर लिखे हुए नंबर पर कॉल किया कि चलो नंबर पर ही बात कर ली जाएगी और सारी बात क्लियर हो जाएगी। फिर मैंने जैसे ही कॉल किया तो नंबर बंद था। ऐसा लगा जैसे कि सालों पहले से सिम बंद कर रखा हो। सिर्फ एक कोशिश नहीं, मैंने बार बार कॉल मिलाई थी, लेकिन हर बार यही आवाज़ आती कि नंबर बंद है। मेरे पास अब एक ही रास्ता था कि मैं उस पते पर ही जाता हूँ, या फिर उसके नाम के बारे में लोगों से पूछता हूँ, या फिर उस जगह जाता हूँ जहाँ उसकी लिखी हुई दुकान और फैक्ट्रियाँ थीं। मैंने पेपर को दोबारा खोल कर देखा। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था। उसके बारे में लोगों ने सुन रखा था, जहाँ पर बड़े घर वाले रहते हैं। मेरी पत्नी ने कहा कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे दिल में एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई थी। हम दोनों ने शुक्र अदा किया कि शायद हमारे लिए कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि गरीबी ने हमें पूरी तरह घेर लिया था। हमारी सांस तक बोझ बन गई थी। उस रात हम दोनों देर तक जागते रहे। पत्नी बार बार कहती कि अगर ये सब सच है तो हम अपने बच्चों की जिंदगी बदल सकते हैं। मैं अपने बेटों के लिए नए जूते खरीदूंगी, उनको स्कूल भेजूंगी। मैंने उसकी बातें सुनकर अपने टूटे हुए घर की दीवारों को देखा और सोचा कि क्या पता ये कमरा आखिरी रात गुजारने की जगह बन जाए। लेकिन दिल के एक कोने में ये भी डर था कि ये वसीयत सच में हमारे नाम हो भी जाएगी या नहीं। कहीं ये कागज किसी के मजाक या धोखे का हिस्सा तो नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो हकीकत थी कि कानून के मुताबिक वसीयत मिलने वाले इंसान को ये सब कुछ मिल सकता है। ये वसीयत के मुताबिक इन सारी चीज़ों का मालिक मैं ही बना। ये सोचकर मेरी सांस और रुकने लगती थी। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बाजार की दुकान और घर अगर सच में मेरे नाम हो गए, मेरी जिंदगी तो क्या, मेरे पूरे खानदान की जिंदगी बदल जाएगी। अभी सब कुछ अधूरा था, हकीकत जानना अभी बाकी थी। मेरे दिल ने फैसला कर लिया था कि कल सुबह सबसे पहले यही काम होगा और देखूंगा कि असल हकीकत क्या है। जिंदगी में पहली बार मुझे उम्मीद मिली थी और मैं उसे खो देना नहीं चाहता था। उसका फोन नंबर तो बंद था, घर का पता नहीं लिखा हुआ था। वसीयत में सिर्फ दुकानों का पता लिखा हुआ था, इसीलिए घर का पता तो मेरे पास था ही नहीं। और ना ही ये पता था कि वो इंसान जिंदा भी है या नहीं। और ये जैकेट वैसे ही बहुत पुरानी थी। उस जैकेट का बाजार में होना एक पूरी पहेली थी। ये कोई आम बात नहीं हो सकती थी। क्या पता वो कैसे पहुंच गई, या शायद किसी ने फेंकी होगी। खैर, मैंने फैसला किया कि मैं वहां से सब शुरू करता हूँ जहां दुकान के नाम लिखे हुए थे। मैं दुकान नंबर 13 और 14 के सामने जाकर रुक गया और दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। शायद उम्मीद और डर दोनों ही साथ चल रहे थे। मैंने दुकान के अंदर जाकर पूछा कि ये दुकान किसकी है, तो दुकानदार ने कहा कि ये दुकान सुमित साहब की है। और फिर मैंने कुछ लम्हे गहरी सांस ली और उससे पूछा कि वो कैसे आदमी थे। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था, अच्छी आदत का लगता था। उसने मुस्कुराकर कहा कि बहुत अच्छे और भले आदमी थे, हमारे लिए तो बिल्कुल बाप जैसे थे। कभी उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। बात करने का लहजा हमेशा नरम था और कभी हमसे किराया देने में देर हो जाती तो वो कहते थे कि बस कारोबार चलता रहना चाहिए, किराए की कोई बात नहीं। ये सब सुनकर मैं और ज्यादा हैरान हो गया। मुझे तो ये वसीयत पढ़कर ऐसा लगा था कि ये आदमी कुछ अजीब था, लेकिन उनकी तारीफ सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही भले आदमी हैं। फिर मेरे दिमाग में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि जब वो इतने अच्छे आदमी थे तो उन्होंने वसीयत ऐसे क्यों छुपा दी। ये तो किसी को भी मिल सकती थी। पता नहीं कब से एक जैकेट में रखी रही और न जाने कैसे बाजार में पहुंच गई। सबसे जरूरी बात, जब उनका बेटा भी था तो फिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया। उस दुकानदार ने मेरी सोच बदल दी थी। उसने बताया कि वो काफी टाइम से बीमार रहने लगे थे। पहले तो खुद आ जाते थे किराया लेने के लिए, लेकिन अब काफी महीनों से नहीं आए, बल्कि अब तो हम उनके बेटे के अकाउंट में किराया भेज देते हैं। मैं उसकी बात से और ज्यादा उलझ गया कि उनका बेटा मौजूद है और वो भी किराया वसूल कर रहा है, तो फिर वसीयत में बेटे का नाम क्यों नहीं लिखा गया। ये बात तो कुछ समझ नहीं आती। मैंने जब पूछा कि उनका घर कहाँ है तो उन्होंने मुझे घर का पता भी बता दिया और फिर मैं वहां पर चला गया। जब मैंने वो घर देखा तो दंग रह गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था और देखने से लगता था कि वो पुराने वक्त का बना हुआ है। एक ऐसा घर जिनके आंगन में कभी रौनक रही होगी। और मैं दूर खड़ा उसको देखता रहा।
घर में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, शायद इस वजह से कि मुझे डर था कि कहीं वो लोग कुछ कह न दें। ये वसीयत तो गलत है, हमें सब कुछ वापस कर दो। मेरी खुशी एक बार फिर खाक में मिल गई, लेकिन असली हकीकत तो तब सामने आई जब मैं फैक्ट्री देखने गया। जैसे ही मैं फैक्ट्री के बाहर पहुंचा तो मेरे कदम रुक गए, मेरी आंखें हैरत से खुल गईं, दिल एक लम्हे को धड़कना ही भूल गया, क्योंकि ये फैक्ट्री तो वही थी जहां मैं काम करता था। वहां के मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था, जिसने मेरी पत्नी और बच्चों को भूख के हवाले कर दिया था। उसने एक लम्हा भी नहीं सोचा था कि एक गरीब इंसान के लिए नौकरी कितनी ज़रूरी होती है। इसी फैक्ट्री के मालिक का नाम वसीयत में लिखा हुआ था, तुषार साहब, और वसीयत लिखने वाले सुमित साहब थे, यानी कि इस फैक्ट्री के मालिक के पापा। मैंने वसीयत दोबारा से निकाल कर पढ़कर देखा। शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, लेकिन नाम वही था, जगह भी वही थी, सब कुछ वही था। वहाँ एक और फैक्ट्री का जिक्र था, वो भी इसी खानदान की थी। मैं कुछ लम्हे तक खड़ा रहा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, मेरे कानों के पास से हवा निकलने लगी, मेरे घुटनों में कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जमीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई। अचानक वो दिन मुझे याद आया जब मेरी नौकरी खत्म कर दी थी। मेरी कोई मिन्नतें भी काम नहीं आई थी, उसको बिल्कुल रहम नहीं आया था। मैं नीचे फैक्ट्री के गेट पर खड़ा हुआ कांप रहा था, सोच रहा था कि कुदरत कैसे पलटा खाती है। मैंने आसमान की तरफ देखा, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने मेरा नसीब पलट दिया हो। मैंने आसमान की तरफ सर उठाया, हैरत से सोचा कि ऊपर वाले ने एकदम बाजी कैसे पलट दी। जिस आदमी ने मुझे बिना वजह नौकरी से निकाला था, आज मैं उसकी सब चीज़ों का मालिक बन गया था। लेकिन साथ ही एक सवाल दिल में उतर गया कि ये सब कुछ कैसे हो गया था। वसीयत में बेटे का नाम क्यों नहीं लिखा गया? ये जैकेट बाजार में कैसे पहुंची थी? वसीयत छुपाने की क्या वजह थी? या उस बड़े आदमी ने नाराजगी में इस वसीयत को लिखा था? या उसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी जो अभी तक मेरे सामने नहीं आई? फैक्ट्री के दरवाजे के पास खड़ा हुआ बहुत देर तक यही सब सोचता रहा। मेरे हाथ में वसीयत थी और मेरे दिल में डर भी था, उम्मीद भी, गुस्सा भी और शुक्र भी था। इसलिए सारी जिंदगी एक लम्हे में बदल गई। इस बदलती दुनिया के बीच सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब ये तो साफ था कि अगला कदम चलना होगा और हकीकत जानूं कि सब कुछ मेरे नाम कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। क्योंकि ये सब बात साफ थी कि जिस दिन मालिक को पता चल गया, उस दिन शहर भर में तूफान आ जाएगा। यही एक मोड़ था और फिर मेरी जिंदगी करवट लेने लगी थी। मैं अब वकील साहब के पास चला गया। मैं एक गरीब आदमी था और शक्ल से भी गरीब लगता था, इसलिए कोई वकील भाव नहीं दे रहा था, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था कि मैं इतना गरीब हूँ और फीस कैसे दूंगा। लेकिन फिर एक बड़ा सा वकील बैठा हुआ था, उसने मुझे बुला लिया। मैंने उससे कहा कि जी, मुझे बात करनी है वसीयत के मामले के हवाले से। उसने सर हिलाया कि हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने उसको पूरी बात बताई, शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे थे मैंने जानबूझकर छोड़ दिए थे। मैंने उसको ये नहीं बताया कि वसीयत करने वाला मेरे रिश्तेदार नहीं। मैंने इतना कहा कि वो हमारे दूर के रिश्तेदार की वसीयत थी, बस यही कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। वकील साहब बड़ी गौर से सुनते रहे और फिर कहने लगे कि देखो, वसीयत के नाम पर लोग अजीब अजीब हरकतें कर जाते हैं। कभी कोई कहता है कि बच्चों को नहीं देना, नौकर के नाम कर देना। उन्होंने मेरी देखभाल की है। कुछ लोग अपनी सारी दौलत अनाथ आश्रम के नाम कर जाते हैं, कुछ गरीबों के हवाले कर जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आखिरी उम्र में अकेले पड़ जाते हैं कि उनका यही दुख होता है कि सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद सब कुछ दूसरों के लिए छोड़ जाना पड़ेगा। और अगर इस उम्र में कोई उनके दिल पर चोट कर दे तो गुस्से में भी फैसला कर जाते हैं, पर किसी ने उनका साथ दिया हो, उनकी मदद की हो, तो सब कुछ उसको लिख देते हैं। यह हमेशा जज्बाती फैसला होता है, जबकि उस वक्त इंसान को समझदारी से काम लेना चाहिए। हर कोई समझदारी नहीं दिखाता। फिर वो मेरे केस की तरफ आए। तुम्हारा केस भी बहुत अजीब है। वसीयत लिखकर किसी ने जैकेट में डाली और फिर वो बाजार में पहुंच गई। इसका एक ही मतलब है कि ये एक बहुत ही जज्बाती हालत में लिखा गया होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने घर वालों से नाराज था और वो चाहता था कि ये सब चीज़ उसके बेटे तक ना पहुंचे। उसके दिल में गहरा दुख होगा, इसीलिए उसने ये फैसला किया होगा। उसने जानबूझकर इस वसीयत को ऐसी जगह रख दिया होगा जहां उसके घर वालों तक ना पहुंच सके। मैंने ये बात सुनी
तो मेरे अंदर से जलती हुई आग भड़क उठी। मुझे लगा कि वकील साहब ठीक कह रहे हैं। मैंने भी ये सोचा था कि फैसला बहुत बड़ी तकलीफ में किया होगा, और जब इंसान पागलपन के करीब होता है तभी वो ऐसे फैसले कर जाता है जिनका मतलब बाद में समझ आता है। मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? वकील साहब ने साफ कहा कि तुमने वसीयत के नीचे दस्तखत कर दिए और अब कानून के मुताबिक ये सब तुम्हारा है, कोई भी तुमसे कुछ नहीं ले सकता। लेकिन अगर सामने वाले लोग ताकतवर हुए तो तुम्हें डरा धमका सकते हैं, तुम पर केस डाल सकते हैं या तुम्हें मजबूर कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने सारे कागजात पक्के करो। ज़मीन का रिकॉर्ड, दुकानों का रिकॉर्ड, फैक्ट्री का रिकॉर्ड, सब कुछ नाम होना चाहिए, तो तुम्हारा काम फिर पक्का हो जाएगा। फिर तुम्हें तसल्ली हो जाएगी इस बात की कि तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। इस तरह उस आदमी ने मुझे हर एक चीज़ समझाना शुरू कर दी कि क्या करना है और कहाँ जाना है, कौन से ऑफिस में कौन से कागज़ जमा करवाने हैं और किस तरह ये सब कुछ कानूनी तौर से मेरे नाम हो जाए। मैं उसकी हर बात गौर से सुनता रहा। मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी। मैं किसी भी कीमत पर ये सब कुछ अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि ये अचानक मिली हुई चीज़ नहीं थी। इसके पीछे एक राज था, एक ऐसा राज जो मेरे दिल में दफन था। उसी राज ने मुझे आज तक यहाँ पहुँचाया था। इस राज के मुताबिक तुषार साहब के साथ यही होना था। वकील ने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ, 6 महीने के बाद रिटायर हो जाऊँगा, इसलिए चलो जाते जाते अच्छा काम ही कर लूँ, तुम्हारी मदद कर दूँ। इस बात ने मेरे दिल को और भी मजबूत कर दिया। मैंने सोचा कि अगर ये आदमी मुझे धोखा देना चाहता तो ये बात नहीं कहता। वो मुझे लंबे लंबे केस में फंसा देता कि मुझसे ज़्यादा पैसे लेकर, पर उसने तो सीधी बात की। मैंने कहा कि ठीक है, बताइए क्या काम करना है। उसने वसीयत की कॉपी बनाई और अपने पास रख लिया। उसने कागज़ मुझे वापस दे दिया और कहा कि इसको बहुत अच्छी तरह से छुपा कर रख लो। हमेशा जेब में इसकी एक कॉपी रखो, ताकि कोई धमकी दे या छीन ले तो तुम्हारे पास असली वाली रहे। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक काम के लिए साथ वाले ऑफिस भेजूंगा, स्टाम्प पेपर दूंगा और तुम्हें पूरा गाइड करूंगा। दिन ऐसे ही गुजरते गए। हर एक जगह जाकर मैं साइन करता रहा, हर कागज़ फाइल होती गई। एक दिन ऐसा आया कि सारे कागज़ मेरे हाथ में थे, वो कागज़ जो ये साबित करते थे कि मैं मालिक बन गया हूँ। अब अगर सुमित साहब के बेटे को पता चल भी गया तो वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि कानून के मुताबिक सब कुछ मेरे नाम हो गया था। मैं उससे अगर कहता कि तुम यहाँ से जाओ तो उसको जाना पड़ता, और अगर वो नहीं जाता तो पुलिस उसको खुद निकाल देती। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात इसके आगे की थी। मेरे सीने में एक राज था, एक ऐसा राज जिसके मुताबिक तुषार साहब के साथ यही होना था। अब वक्त आने वाला था, मैं वही राज बताने लगा जो सीने में बहुत टाइम से छुपा रखा था। और आज मैं जानता था कि यही वो रास्ता था जिसने मुझे इस जगह तक पहुंचा दिया था जहां मैं आज खड़ा हुआ था। मैंने कई साल इस फैक्ट्री में काम किया था। मैं वहां चाय बनाता था, सफाई करता था और कभी कभी कागज़ भी पहुंचा देता था। मैं गरीब था, कमज़ोर था, और फैक्ट्री के अंदर होने वाली बड़ी बड़ी बातें जानना मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन कान तो सबके होते हैं, सुनाई सबको देता है, सबकी आंखें भी होती हैं, सब देख सकते हैं। खौफनाक राज वही था जिसने मुझे अंदर से हमेशा हिलाया हुआ रखा था। मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताऊं कि तुषार साहब बहुत बहुत बुरे आदमी थे। वो बाहर सबके सामने अच्छे बनते थे, पर झट से मुंह फेरने वाले इंसान थे। वो सिर्फ फैक्ट्री के मालिक नहीं थे, वो एक पूरा खेल खेलते थे। वो औरतों को खरीदने और बाहर देश में उनको बेचने का खेल खेलता था। लड़कियों को बेचने का खेल कोई मामूली अपराध नहीं होता। ये एक ऐसा अपराध होता है जिसका अंजाम हमेशा बुरा होता है, और उसको भी इसी अंजाम तक पहुंचना था। मैं फैक्ट्री में चाय बनाता था, इसी वजह से मुझे हर आने जाने वाले हर काम का पता रहता था। कौन ऑफिस के काम से आया है और कौन सामान लेने आया है और कौन किसी घिनौने मकसद से आया है। कुछ चेहरे तो ऐसे होते थे जो रात के वक्त ही नजर आते थे। उनके हाथ में बैग होता, कभी उनके साथ में कोई और आदमी होता। एक बार तो मैंने खुद देखा कि एक 14-15 साल की लड़की को ऑफिस के पिछले दरवाजे से लाया गया। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, उसकी आंखों में डर दिखा। मैंने जान लिया था कि वो फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं लाई गई थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं सारी रात तड़पता रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जिसके हाथ में खुद अपनी रोटी का कंट्रोल न हो तो वो किसी को इंसाफ क्या दिलाएगा। मैं गरीब था, एक मजबूर था। अपनी हिम्मत से ज्यादा आवाज निकालता तो नौकरी भी चली जाती,
और शायद मेरी जान भी। वहाँ फैक्ट्री के अंदर एक कमरा भी था जो हमेशा बंद रहता था। कभी कभी वहाँ रात के वक्त रोशनी जलती थी। मैं चाय देने के बहाने वहाँ पर जाता तो मुझे अंदर से दबी दबी सी आवाज़ सुनाई देती थी। सब मैं समझता, सब जानता, लेकिन मेरी जुबान बंद थी और मेरी हिम्मत कमज़ोर थी। मैं भूख से लड़ रहा था, मैं बोल नहीं सकता था। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये किसी अकेले इंसान का काम नहीं था। बड़े-बड़े लोग उसके साथ थे, बड़े ऑफिसर, बड़े-बड़े कारोबारी। कभी-कभी तो ऐसे चेहरे भी नजर आते थे जिनका मीडिया पर बड़ा नाम होता था। ये लोग रात के अंधेरे में आते और सुबह तक सब कुछ गायब हो जाता था। लड़कियों को गाड़ियों में बिठाकर ले जाया जाता। कभी-कभी बड़े-बड़े लोडर आते थे, बड़े कंटेनर। सब कुछ खामोशी से होता था। किसी की आवाज़ नहीं आती, कोई गवाह नहीं होता, कोई सबूत नहीं, पर सब मेरे सामने होता था। क्योंकि मैं वो बदकिस्मत आदमी था जिसकी किस्मत उसको वो सब दिखाती थी और कुछ करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब एक रात मैंने देखा, दो लड़कियां रो रही थी, धक्के देकर गाड़ियों में डाल दिया गया था और तुषार देखकर हंस रहा था। उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट सा गया और मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अगर कभी वक्त आया, कभी ताकत आई, कभी मौका मिला, तो मैं उनको अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा जिसका वो हकदार था। क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में नहीं रहने चाहिए जिनकी वजह से कितनी माओं ने अपनी बेटी को खो दिया, न जाने कितने बाप तड़प गए, कितनी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ऊपर वाले ने मुझे ताकत दे दी थी, पर वो ताकत मुझे खुद से भी समझ नहीं आई। एक वसीयत, एक कागज, एक जैकेट और सारा खेल पलट गया। जिस दिन मैंने फैक्ट्री के मालिक का नाम देखा जो लड़कियों की तबाही के पीछे था, मैंने समझ लिया कि ऊपर वाले ने फैसला कर लिया था और अब मुझे उसे पूरा करना था। ये अंजाम था जो उसके लिए लिखा जा चुका था और मैं वो अकेला आदमी था जो मुझे ऊपर वाले ने इस काम के लिए चुना था। पुलिस के साथ फैक्ट्री में गया। उस दिन मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे ये लग रहा था कि सीना फट जाएगा। जब मैं वहां जाऊंगा, उसको वसीयत दिखाऊंगा, उसका चेहरा कैसा होगा। मैंने अपने साथ में सारी कॉपियां ली थी जो वकील साहब ने बनाई थी। मैंने असली वाली वसीयत बहुत संभाल के रखी थी और पुलिस के साथ में गेट के अंदर दाखिल हुआ तो सबके चेहरे पर हैरत थी। ये वही आदमी है जिसको मालिक ने बेइज्जत करके निकाला था। वो पुलिस के साथ फैक्ट्री में कदम रखे खड़ा हुआ था तो तुषार अपने कमरे में बैठा हुआ था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो पहले तो वो मुझे पहचान नहीं सका, फिर अचानक चौंक गया, फिर बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, ये फैक्ट्री अब मेरी है। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए हंसी आ गई, जैसे मेरी बात पर यकीन न हुआ। फिर मैंने अपनी जेब से वो लैमिनेशन की हुई वसीयत निकालकर उसके सामने रख दी। उसको देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, वो जैसे पत्थर का हो गया हो। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि तुम पहचानते हो इस कागज को? वो बोला कि हाँ, ये मेरे पापा के साइन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि पापा ने सब कुछ इसके नाम कर दिया हो। मैंने कहा कि मुमकिन सब होता है। तुम्हारे पापा ने अपने आखिरी वक्त में यही वसीयत लिखी थी और तुम्हारे जुर्म के बदले में सारी जायदाद का मालिक मैं बन चुका हूँ। तभी वो दहाड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैंने कहा कि इतना भी जालिम नहीं हूँ, तुम्हारे लिए छोटी सी फैक्ट्री और एक दुकान छोड़ देता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। तुमने जो जुल्म किए हैं उसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही होगी। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। अब तुम्हारा और कानून का मामला है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो किस तरह लड़कियों को बेचता, किस तरह रात के अंधेरे में गाड़ी आती रही और मासूम जिंदगियां तबाह होती रहीं। पुलिस वाले सब नोट कर रहे, उनके चेहरे पर हैरत और सख्ती थी। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि तुम हमारे सामने उसको धमकियां दे रहे हो, अगर इसके साथ कुछ भी हुआ तो इल्जाम तुम्हारे सर ही आएगा। ये सुनकर वो पीछे हट गया। मैं समझ गया कि ये अंदर से टूट चुका है, सारी हिम्मत खत्म हो गई है। मैंने कहा कि बुरा आदमी नहीं हूं मैं किसी की औलाद से उसका हक नहीं छीनता और सब कुछ तुम्हारे जुर्म के बाद मेरे हक में बदल गया। मैं तुम्हारे लिए फैक्ट्री और एक दुकान छोड़ देता हूँ। तुम्हें अंदाजा हो कि तुम्हारा बाप तुमसे कितना नाराज हुआ था। वो वहीं पर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो बोला कि सब मेरी ही गलती है, मैंने अपने बाप का ख्याल नहीं रखा। हम देख पाते थे, उनके हाथ कांपते थे और वो हर वक्त मुझे बुलाते रहते थे, पर मैं बिजी रहता था, उनकी बातों को नज़रअंदाज करता था। मुझे गुस्सा आता था और मेरी पत्नी को भी उनसे नफरत थी। मेरी पत्नी ने उनको घर से निकाल दिया। उस दिन उन्होंने एक जैकेट पहनी थी, शायद उस दिन उन्होंने वसीयत लिखी थी।
2 हफ्ते के बाद हमें उनकी लाश ट्रेन की पटरी से मिली थी। हम समझे कि वो किसी हादसे का शिकार हो गए, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी खुद खत्म की है। ये सब सुन के मेरा दिल दहल गया। कभी सोचा भी नहीं था इस वसीयत के पीछे इतनी दर्दनाक कहानी होगी। इस आदमी के ऊपर इसका ही करम लौट कर आया और यही वजह है कि वो आज इस हाल को पहुंच गया। वो आदमी जो दूसरों की जिंदगी को तबाह करता था, आज खुद अपनी बर्बादी के मोड़ पर खड़ा हुआ था। पुलिस ने इस वक्त इसको हिरासत में ले लिया था, क्योंकि लड़कियों वाले मामले की वजह से बहुत से सबूत पहले से ही मौजूद थे। जब मुझे पुलिस ने कहा कि अब आप यहाँ के मालिक हैं, तो मैंने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा और शुक्र किया कि इंसाफ हो गया। फैक्ट्री के मजदूर मुझे देखकर हैरान थे। वही लोग जिनके सामने कभी मैं चाय बनाता था, सब मेरे सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर खुशी और सुकून था। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे अंडर काम करके खुश होंगे। तुम एक शरीफ इंसान हो। हम जानते हैं कि तुम इंसाफ के साथ काम करोगे। उनके शब्द मेरे दिल में उतर गए। उसके बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। हम फौरन से अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। फैक्ट्री मेरी हो गई। 2 दुकानों का किराया भी मेरे अकाउंट में आने लगा। वहीं मैं जिसके पास कभी किराया देने के पैसे नहीं होते थे, अब खुद दूसरों से किराया वसूल कर रहा था। मेरा घर बदल गया। मेरे बच्चों की जिंदगी बदल गई। मेरी पत्नी खुश थी। मेरी माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा कि बेटा, शायद तेरे सब्र का सिला ऊपर वाले ने तुझे दिया है। मैंने उनके हाथ को चूम लिया और कहा कि माँ, ये सब तुम्हारी प्रार्थनाओं का नतीजा है। जिंदगी एक पल में बदल गई थी। वही जो मैं कल तक टूटे मकान में रहता था, आज एक बड़े से बंगले में रह रहा था, जिसके हर कोने में रोशनी थी और हर कोने में सुकून की खुशबू थी। फैक्ट्री के बाहर जब मैं खड़ा होता तो मुझे लगता था कि जैसे इंसाफ का दरवाज़ा मेरे लिए खुल गया है। अब मैं इस फैक्ट्री को साफ नियत के साथ चलाऊंगा। यहाँ कभी कोई गलत काम नहीं होगा। यहाँ से कभी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। अब ये गलत काम नहीं होगा। ये जगह जुल्म की नहीं, बल्कि मेहनत की कमाई की होगी। यही मेरा वादा था और यही ऊपर वाले का फैसला था। उसके बाद मेरी जिंदगी ने जो नया रुख लिया, वो मेरे दिमाग में भी नहीं था। मैंने सबसे पहले ये फैसला किया कि अब मेरी औलाद को वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे नहीं मिला था। मैंने अपने दोनों बच्चों को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। मुझे याद है, जब मैं यूनिफॉर्म लेकर घर आया तो बच्चे खुशी से मेरे गले लग गए थे। उनकी आंखों में जो चमक थी, वो मेरे दिल में एक पुख्ता इरादे की तरह उतर गई थी कि अब कभी उनका बचपन मुश्किल नहीं होने दूंगा। मैंने उनकी किताबों से लेकर उनके बस्ते तक हर चीज़ अच्छी ली, और जब पहली बार वो सुबह तैयार होकर स्कूल गए, तो मुझे लगा कि जैसे मैं खुद नए सिरे से जीना शुरू कर रहा हूँ। घर में भी खुशी की एक हवा चलने लगी थी। मेरी पत्नी, जो सारी जिंदगी मोहताजी में रहकर पुराने कपड़े संभाल संभाल कर पहनती रही थी, जब मैंने उसके लिए नए कपड़े लिए, मैं चाहता कि अब वो जिंदगी का हर लम्हे को खुशी के साथ गुजारे। मैं उसको बाजार लेकर गया और कहा कि आज जो दिल चाहे वो अपने लिए ले लो। उसने हैरानी से मुझे देखा, फिर धीरे से कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त इतनी तेजी से बदल जाएगा। मैंने कहा कि ये सब कुछ ऊपर वाले की ही मेहरबानी है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अब अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। घर में अब अच्छा खाना पकता था। मेरे बच्चे हर थोड़ी देर के बाद पूछते थे कि आज क्या पकेगा, और मुझे ये बातें सुनकर अजीब सा सुकून मिलता था। पहले जब घर में कुछ नहीं होता था तो वो बेबसी बहुत दुख देती थी, लेकिन अब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम वही बनाओ जो बच्चों का और तुम्हारा दिल चाहे। मुझे खानी है वो चीज़ें जो इंसान को ताकत देती हैं और उनको जान दें। जिसने भूखे पेट के दिन गुजारे होंगे। मैं खुद भी साफ सुथरे कपड़े पहनने लगा था, लेकिन मैंने अपने दिल से कभी वो बात नहीं निकाली। मैं चाहता था कि मेरा दिल वैसा ही रहे जैसा मेरे मुश्किल दिनों में था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं कभी गुरूर या घमंड नहीं करूंगा। मैं हमेशा अपने पहले वाले उसूलों के साथ, इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारूंगा। मेरे पास दौलत तो आ गई थी, लेकिन मैं अपनी फितरत से दूर नहीं जाना चाहता था। फैक्ट्री में मैंने मजदूर से बात की कि मुझे याद है कि जब मैं पहली बार फैक्ट्री के बड़े ऑफिस में बैठा था, तो मुझसे नजरें नहीं टिकाई जा रही थी। ये सोचकर कि कभी मैंने इन्हीं लोगों को चाय देकर उनके सामने खड़ा होता था। आज वो मेरे सामने खड़े थे, पर मैंने उनसे वही बात कही जो मेरे दिल में थी। मैंने कहा कि मैं आज भी वही हूँ जो पहले था। मेरी पहचान आज भी वही है। मैं सिर्फ इस फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभालने वाला आदमी हूँ। मुझे आप सबका साथ चाहिए, और जो जिसका हक है वो उसको मिलेगा। मैंने सबकी सैलरी बढ़ाई।
मैंने सबको बोनस दिया और कहा कि ये सब आपकी मेहनत का हक है, किसी पर कोई एहसान नहीं। मैंने वही रास्ता अपनाया जो उस फैक्ट्री के असली मालिक ने बनाया था। वो बहुत अच्छे इंसान थे, सबका ख्याल करने वाले। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए थे, जिन्हें सुनकर दिल में उनके लिए बहुत इज्जत और बढ़ जाती। मैंने सोचा कि अगर तकदीर ने मुझे उनकी जगह खड़ा कर दिया है, तो मुझे भी वही किरदार अपनाना होगा कि उनका काम कर सकूं और निज़ाम में बेहतरी आ जाए। मेरी पत्नी मुझे अक्सर कहती कि अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो, लेकिन मैं हर बार उससे कहता कि बड़ा वो होता है जिसके दिल में नरमी हो और जिसके दिल में बर्दाश्त हो। दौलत से आदमी बड़ा नहीं होता, किरदार से बड़ा होता है। मैंने खुद को हर तरह से बदलने की जगह बेहतरीन बनाने की कोशिश की थी। मैंने सोच लिया था कि इस कारोबार को और बढ़ाऊंगा। अब मैं जान चुका था कि पैसे से पैसा बनता है और जब नीयत साफ हो तो सारे काम आसान होते हैं। मैं हर महीने सबसे पहले अनाथों के लिए पैसे अलग निकालता, क्योंकि मुझे पता था कि असली पैसे किसी गरीब के ऊपर खर्च करने से ही ऊपर वाला खुश होता है और हमारे काम और आसान होते हैं। जो दूसरों को आसानी देने में खर्च करे, वही असली सुकून है। मेरा दिल इन कामों में लगने लगा था। जब मैं किसी गरीब के घर राशन रखवा देता या किसी बेसहारा की मदद करता, तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती। लगता था कि मेरे दिल पर जो बोझ था वो हल्का होता जा रहा है। घर में अब हर चीज़ बदली हुई थी, लेकिन मेरे अंदर वही पुरानी सी थकन रहती थी जो गरीबी के दिनों में जमा हुई थी। वो थकान मुझे याद दिलाती रहती थी कि मुझ पर बहुत सारे कर्ज थे, वो कर्ज जो इंसानों के नहीं बल्कि हालात के होते हैं। मैंने अपने बच्चों को बताया कि तुम्हें कभी गुरूर या घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी एक लम्हे में बदलती है, उस लम्हे वापस भी बदल सकती है। दिल को हमेशा नरम रखो और ऊपर वाले का शुक्र करो। फैक्ट्री में नए काम शुरू किए, मैंने नई मशीनें मंगवाई, मैंने 2 नई वर्कशॉप भी खोली ताकि ज्यादा लोग रोजगार हासिल कर सके। मैं चाहता था कि मेरे हाथों से किसी का नुकसान नहीं हो, बल्कि फायदा हो। मैं हर वर्कशॉप में जाकर मजदूरों से पूछता कि किसी को किसी चीज की कमी है और क्या जरूरत है। मेरी ये बात सुनकर उनके दिल खुश हो जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि पहले उनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा, हर महीने फायदा पहले से ज्यादा होने लगा। मेरी जिंदगी में जैसे बहार आ गई थी। मैंने अपनी पत्नी को हर वो खुशी दी जो वो डिजर्व करती थी। अब मेरे पास इतने बहुत तरीके थे कि मैं उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता था। मैंने उससे कहा कि तुम जो चाहे वो खुशी खरीद सकती हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसे लम्हे होंगे। मेरे बच्चे भी बदलने लगे। वो बहुत कॉन्फिडेंस से बात करते थे, उनके चेहरे पर तसल्ली होती। मैं अक्सर शाम को छत पर बैठकर सोचता कि अगर मैं कभी इस वसीयत तक नहीं पहुंचता तो आज कहाँ होता। शायद अब भी मैं किसी फैक्ट्री के बाहर चाय बेच रहा होता, ये शायद अभी मेरे बच्चों को पुराना स्कूल भी देखना पड़ता। लेकिन कुदरत ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। मैंने सोचा कि दौलत का असली इम्तिहान ये है कि आदमी दौलत मिलने के बाद क्या बनता है। मैं शुक्र करता था कि मैंने दौलत को सर पर सवार नहीं होने दिया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक आध घर बनाए जो ज़रूरतमंदों के लिए हो, जहाँ पर लोग खाना खा सकें या रात गुजार सकें। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुम्हारा दिल वैसे ही है जैसे पहले था, और बिल्कुल यही दिल मेरी कामयाबी की बुनियाद था। आज भी मैं वही हूँ, एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे गैर मामूली बनाया था। मैंने कभी गुरूर नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी नरमी में और ज़्यादा बढ़ावा किया था। मैं हर अच्छे काम से पहले ऊपर वाले को याद करता और अभी मजदूरों के बीच जाता तो अपने दिल में ये सोचता कि मेरे हाथ से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंच जाए। मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, मेरी इज्जत भी बढ़ गई थी, मुझे दौलत मिल गई थी, लेकिन मैं वही पुराना इंसान था। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ शुक्र था, और यही शुक्र है जिसने मेरे दिल को सुकून भरा बना दिया। लेकिन जिंदगी एक ही जगह ठहरती नहीं है। जिस दिन मैंने गरीबों के लिए रहने के घर की नींव रखी, उसी शाम एक पुराना खिलौना अपने घर की अलमारी में मिला। वही छोटा सा ट्रक जो मेरे बापू ने बचपन में मुझे दिया था। उसको हाथ में लेते ही मुझे लगा कि जैसे बीते सालों की सारी यादें एक साथ मेरे सामने खड़ी हो गई हों। मैं बिस्तर पर बैठ गया और लंबे समय तक उसे घूरता रहा। मैं सोच रहा था कि अगर मेरे बापू आज जिंदा होते तो शायद मेरे इस सफ़र पर कितना गर्व करते। मैंने उस ट्रक को सीने से लगाया और पहली बार इतने सालों के बाद मेरी आंखों से आंसू निकले, सुकून के, शुक्र के और थोड़े से दर्द के कि मैं उन्हें अपनी सफलता के दिन नहीं दिखा पाया।
उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। घर में सब सो चुके थे और मैं छत पर जाकर बैठ गया। ठंडी हवाएं चल रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा कि ऐ ऊपर वाले, अगर आज मेरे पास सब कुछ है तो वो आपकी ही मेहरबानी है। बस इतना देना कि मैं कभी गलत रास्ते पर ना चला जाऊं। अगले दिन फैक्ट्री में एक अजीब सी हलचल थी। मजदूर इकट्ठा होकर किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, सब चुप हो गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब क्यों परेशान हो? तो एक बुजुर्ग मजदूर आगे आया, वही जिसने मुझे सबसे पहले चाय वाले दिनों में हिम्मत दी थी। उसने धीरे से कहा कि साहब, तुषार ने जेल से आपके खिलाफ अर्जी दी है। वो कह रहा है कि आपने धोखे से वसीयत हड़प ली। पुलिस आपको बुला सकती है। उसकी बात सुनकर मेरे कदम कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन मेरे दिल में डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि सच की उम्र लंबी होती है और झूठ का सफर छोटा। मैंने बस मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। जिसने सच देखकर भी झूठ बोला है, उसकी हार पहले ही लिखी जा चुकी है। फिर मजदूरों ने राहत की सांस ली। कमरा जैसे फिर से रोशन हो गया। 3 दिन के बाद पुलिस का कॉल आया। मैं स्टेशन पहुंचा तो ऑफिसर ने रेस्पेक्ट से मुझे कुर्सी दी और कहा कि हमारे पास तुम्हें बुलाने का आदेश था, पर साथ ही वसीयत की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई है और वो 100% असली साबित हुई है। तुम बेगुनाह हो। तुषार की शिकायत खारिज कर दी गई है। मैंने एक गहरी सांस ली और दिल में कहा कि शुक्र है ऊपर वाले, तूने मुझे हर मोड़ पर संभाला। ऑफिसर ने कहा कि तुषार शायद तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं टिक सकता। मैं बाहर निकला तो धूप तेज थी, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा और हल्का हो गया था। जब मैं फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा, मजदूरों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। मैंने हाथ उठाकर सबको कहा कि इंसाफ की जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। अब वक्त है कि इस फैक्ट्री को सिर्फ कामयाबी का नहीं, भलाई की मिसाल बनाया जाए। उस दिन शाम को मैंने मजदूरों की फैमिली के लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा। बच्चों ने स्टेज पर नाच किया। औरतों के चेहरे पर सालों बाद सुकून की मुस्कान थी। मेरे दिल ने कहा कि यही तो असली दौलत है। रात को मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, बेटा, तेरी किस्मत नहीं बदली, तेरी नियत बदली है, और नियत बदल जाए तो ऊपर वाला खुद राहें खोल देता है। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा कि माँ, यही बात मुझे हमेशा याद दिलाती रहना, ताकि मैं कभी भी रास्ता ना भूलूं। उस रात मुझे पहली बार लगा कि मेरी जिंदगी पूरी तरह एक नई जगह पर पहुंच चुकी है। दौलत, इज्जत, सुकून और सब कुछ मिलकर भी मेरा दिल पहले जैसा ही था। और शायद यही वजह थी कि ऊपर वाला मुझे अभी और बड़ा काम देना चाहता था, क्योंकि अगले ही दिन मैंने दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक होने वाली थी जिससे मेरी जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू होने वाला था। अगले दिन सुबह अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि मेरे घर के दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद दूध वाला होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक दुबली पतली सी थकी हुई सी लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े मैले थे, आंखों में डर और अनगिनत रातों का साया था। मैंने धीरे से पूछा कि बेटी, कौन हो? कुछ चाहिए तुम्हें? उसकी आंखें भर आईं। वो कांपती हुई आवाज में बोली, साहब, मैं उन्हीं लड़कियों में से हूँ जिन्हें तुषार और उसके लोग ले जाया करते थे। मैं बचकर यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मुझे लगा आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। लोग कहते हैं कि आप बुराई के रास्ते बंद कर चुके हैं। क्या आप मेरी भी मदद करेंगे? मेरे अंदर कुछ टूटकर फिर जुड़ गया, जैसे किसी ने मेरे दिल पर एक और जिम्मेदारी रख दी हो। मैंने उसे तुरंत अंदर बुलाया, पानी दिया, खाना दिया, तो वो ऐसे खा रही थी जैसे कई दिनों से भूखी हो। मेरी पत्नी ने तुरंत उसे साफ कपड़े दिए और उसका माथा सहलाया, जैसे वो अपनी ही बेटी हो। जब वो थोड़ा संभली तो उसने रोते हुए कहा कि साहब, और भी लड़कियां कहीं छुपी हुई हैं, कहीं किसी कमरे में तो कहीं किसी कोठरी में। उनकी सांसें भी बस उम्मीद के धागे से बंधी है। मैंने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए मेरी आंखें बंद हो गईं। ऊपर वाला जैसे कह रहा था, ये काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ लोग तुम्हारी वजह से रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि अब ये लड़ाई आधी नहीं रहेगी। मैंने उसी दिन पुलिस ऑफिसर से बात की। वो पहले ही मेरी ईमानदारी को जानता था, इसलिए उसने बिना देर किए टीम तैयार की। उस रात हम उसी पुरानी फैक्ट्री के पिछवाड़े वाले इलाके में पहुंचे, जहां किसी समय में चाय के थर्मस लगाए फिरता रहता था। वहां अंधेरा गहरा था, हवा में अजीब सी गंध थी। मेरे कदम भारी, लेकिन दिल मजबूत था। फिर पुलिस ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा, मेरे अंदर से चीखें उठीं। कुछ आदमी भागने लगे, कुछ दीवार कूदने की कोशिश करने लगे। एक औरत ने हमारे पैर पकड़कर रोते हुए कहा कि साहब, हमको बचा लो, हमको बाहर ले चलो।
उनकी आंखों में जो डर था वो मेरे दिल पर तीर की तरह लगा था। कमरे के एक कोने में छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, शायद 10 साल की भी नहीं होगी। वो बुरी तरह से कांप रही थी, उसके हाथ पैर जख्मी थे और आंखों में गहरा डर था। मैं उसके पास गया, उसे उठाया और उसने मेरा कंधा पकड़कर सिसकते हुए कहा कि मुझे मम्मी के पास जाना है, घर पर जाना है। मैं उस पल टूट गया, लेकिन टूटने के बाद जो इंसान फिर खड़ा होता है वो और मजबूत बन जाता है। हमने उस रात कुल 23 लड़कियों को वहां से बचाया। पुलिस ने सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। तुषार भी जेल में इस खबर को सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब उसके पास कोई झूठ नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। फिर अगले दिन मैंने फैसला किया कि अब सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि एक संस्था बनाऊंगा, जहां इन लड़कियों की पढ़ाई, इलाज, सुरक्षा और देखभाल का पूरा इंतजाम होगा। मैंने उस संस्था को नाम दिया नई रोशनी, और मेरी पत्नी ने पूरे मन से साथ दिया। मेरी माँ ने हर लड़की के माथे पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम सब मेरी बेटियां हो, अब तुम कोई अकेली नहीं हो। वो सब रो पड़ी। घर में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जिंदगी की सबसे सुकून भरी गर्माहट। फिर धीरे धीरे उन लड़कियों की दुनिया बदलने लगी। कुछ ने पढ़ना शुरू किया, कुछ ने सिलाई सीखी, कुछ फैक्ट्री में नौकरी करने लगी। हर सुबह जब वो मुस्कुराकर मुझे नमस्ते बोलती तो ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी का असली मकसद यही था। फैक्ट्री में काम पहले से दुगना चलने लगा। लोग कहते थे कि साहब आपकी नीयत की वजह से ही कामयाबी है, और सच कहूं तो मुझे भी हर रोज ये महसूस होता था कि ऊपर वाला मेरे हर कदम को आसान कर रहा था। मगर एक दिन पुलिस ऑफिसर ने मुझे बुलाया। तुषार मुझसे मिलना चाहता था। पहले तो मैंने सोचा कि क्या जरूरत है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ बातें पूरी होनी चाहिए। और जब मैं जेल पहुंचा तो तुषार पतला सा, कमजोर और टूट चुका था। उसने मुझे देखा और सर झुका दिया। वो धीरे से बोला कि अरुण, मैंने बहुत गलत किया, तुम्हारे साथ भी, लड़कियों के साथ भी, अपने बाप के साथ भी। अब मैं अपनी सजा काट रहा हूँ, पर अगर किसी दिन बाहर आया तो बस इतना चाहता हूँ कि फिर मुझे इंसानों की तरह जीने का मौका मिले। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि देखो, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अगर दिल सच में बदल जाए तो रास्ता भी बदल जाता है। उसके बाद उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? भला आधा ही। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, माफ करना तो ऊपर वाले का काम है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि इंसानियत वही है जो बुराई को भी अच्छाई में बदलने की कोशिश करे। मेरी बातों से तुषार रो पड़ा, और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसाफ के साथ नरमी सबसे बड़ी ताकत होती है। और आज जब सालों के बाद मैं अपनी फैक्ट्री की छत पर खड़ा होकर शहर की बत्तियां देखता हूँ, मेरे बच्चे काफी बड़े हो गए, पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन रहे हैं। मेरी पत्नी अब खुशियों का हर रंग पहनती है। मेरी माँ रोज शाम को प्रार्थना करती है और कहती है कि बेटा, तूने मेरे बूढ़े दिल को चैन दिया है। और नई रोशनी संस्था में सैकड़ों लड़कियां आज मुस्कुरा रही हैं, खुद को सुरक्षित और मजबूत महसूस कर रही हैं। मैं सोचता कभी मैं टूटे घर में रहता था, और आज मेरा बड़ा घर रोशन है, लेकिन मेरी आत्मा में वही सादगीपन है, नरमी है, वही इंसानियत कायम है। और जब भी रात को हवा चलती है तो मुझे अपने मालिक, उस बुजुर्ग फैक्ट्री के मालिक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे अच्छी नीयत दी जाए उसे दुनिया का कोई अंधेरा रोशनी से नहीं रोक सकता। मैं हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता और कहता कि शुक्र है ऊपर वाले, तेरी मेहरबानी ने मुझे सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत राह दी है। और इस तरह जो कहानी दर्द से शुरू हुई थी वो आखिर में सुकून, इंसाफ और रोशनी में बदल गई। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि इंसान चाहे कितनी भी गलतियों में घिर क्यों ना जाए, लेकिन उसके अंदर का एक छोटा सा हिस्सा भी अच्छाई को पहचान ले तो जिंदगी उसे वापस सही राह पर आने का मौका देती है। कभी कभी गलती से बड़ा वो फैसला होता है जो इंसान को बदलने के लिए चाहिए होता है, और जो इंसान टूटता नहीं बल्कि अपनी टूटन को ताकत बना ले, वही असल में जीवन को जीतता है। अच्छाई का रास्ता हमेशा लंबा और मुश्किल होता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा और सुकून भरा होता है। दुनिया में पैसे और ताकत से खोई हुई इज्जत वापस नहीं आती, लेकिन अच्छे दिल से किए गए एक एक छोटे काम से इंसान न सिर्फ अपनी इज्जत लौटाता है बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उजाला ले आता है। लड़कियों को बचाना सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि ये उस इंसान की आत्मा का पुनर्जन्म था जिसने कभी बुरा रास्ता देखने की गलती की थी, लेकिन फिर उसी गलती को अपनी सबसे बड़ी सीख बना दिया। जब इंसान दूसरों की मदद करने लगता है तब उसकी जिंदगी में इतनी खुशी आती है कि तकलीफें रास्ता बदल देती हैं और खुशियां खुद चलकर उसके दरवाजे पर आ खड़ी होती हैं।
ये कहानी ये भी बताती है कि समाज में कितने ही लोग गलतियां करते हैं, कितने ही बुरे रास्तों पर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से हर कोई पूरी तरह बुरा नहीं होता। कई लोग बस एक मगरूर पल के शिकार होते हैं। अगर उन्हें मौका और रास्ता दिखाया जाए तो वो न सिर्फ खुद बदलते हैं, बल्कि कई और जिंदगियां भी बदल देते हैं। इंसाफ जरूरी है, लेकिन इंसाफ के साथ नरमी भी हो तो समाज में डर के साथ एक उम्मीद भी पैदा होती है, और वही उम्मीद सबसे बड़ी रोशनी बनती है। और जहाँ इंसानियत जिंदा रहती है, वहाँ अंधेरा तो टिक ही नहीं सकता। और जिसने दूसरों को रोशनी दी हो, उसकी जिंदगी हमेशा किसी न किसी की प्रार्थना से सुरक्षित रहती है। क्योंकि असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। और असली जीत बदले में नहीं, बल्कि माफी और सुधार में होती है। और हाँ, असली सुकून तब मिलता है जब इंसान दूसरों की जिंदगी में उजाला बनने की कोशिश करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।